Hello everyone, I am Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं और मून के बारे में पढ़ चुके हैं और जो फेजेस ऑफ मून है और जो मून का सरफेस है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि सन होता है, सन के चारों तरफ जो बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं जिनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर सोलर सिस्टम की पिक्चर नज़र आ रही है, तो इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में हमारे जो सोलर सिस्टम है, यानी जो बिल्कुल सेंटर पे सन प्रेजेंट है और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स है, ये हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ अपने एक फिक्स ऑर्बिट होता है उनका, जिस ऑर्बिट में वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एट द सेम टाइम सभी प्लैनेट्स जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, वो साथ ही साथ अपने भी खुद की, उनकी हर प्लैनेट की अपनी एक एक्सिस होती है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए आप सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, जो सन है या अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज है विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी सन और सन के चारों तरफ जो कैलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्व कर रही हैं उन सब से मिलकर क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जो सोलर सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी होती है, सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स। हम आज प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स में के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये बोलता है कि जो जो हमारा सन होता है और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पूरे यूनिवर्स में, ये यूनिवर्सल होता है। ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है, ठीक है, उनका मास अगर है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये एक न्यूटन साइंटिस्ट था जिन्होंने इसके बारे में बताया था, जिनके नाम से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आया। ठीक है, अब उन्होंने एक, आपने देखा होगा अर्थ के ऊपर क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है अर्थ अपनी तरफ खींचती है। यानी आपने कभी भी एप्पल की एक स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन एक पार्क में बैठे थे और एक एप्पल गिर के नीचे आया, तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या कोई भी फ्रूट गिर रहा है तो वो नीचे ही फॉल क्यों रहे, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो ये अर्थ की ग्रेविटी है। अर्थ भी क्या करता है, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स से अर्थ जो होता है उन सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो सोलर, हमारे यूनिवर्स में क्या, सोलर सिस्टम में सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इस सन, मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगा पाता है, रिवॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ है जिसपे हम रहते हैं वो भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का क्या है, मेंबर है। ठीक है, इसको हम प्लैनेट्स कहते हैं। अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उनका जो ऑर्डर लिखा गया है वो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस के बेसिस पे लिखा गया है कि उनका सन से कितना कितना डिस्टेंस है। कि पहले वो लिखे गए हैं, वो प्लैनेट्स लिखे गए हैं जो सन के बहुत करीब है। तो पहला जो प्लैनेट है वो है मरकरी, जो सन के बहुत पास है। फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं जिनका यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास 7 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है, सॉरी। ठीक है, आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट से, 9 प्लैनेट से 2006 तक, यानी 2006 तक हमारे जो देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स विच इज प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। मतलब जो सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, बोला गया कि जो प्लूटो है ये सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है।
ठीक है। तो 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी यानी कि IAU, इन्होंने एक न्यू डेफिनेशन बनाई प्लैनेट की, जो अडॉप्ट की एक नई डेफिनेशन, और उस न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्लूटो है उस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से मतलब वो डेफिनेशन प्लूटो के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से हमने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी हमारे पास सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स है। तो जिससे ये जो 9th प्लैनेट प्लूटो था इसको बाहर कर दिया गया सोलर सिस्टम से। इज इट क्लियर? तो अब हम इन मेंबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है सन, कि सोलर सिस्टम में जो पहला हमारा आता है वो क्या होता है, सन होता है। अब ये सन क्या है, जो सन है सबसे नियरेस्ट स्टार, हमने कल भी पढ़ा था कि जो सन है सबसे नियरेस्ट स्टार है जो अर्थ के पास है, ठीक है। इट कंटिन्यूसली एमिटिंग लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। आप सबको पता है कि जो सूरज होती है वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है और साथ में लाइट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। जो सन होता है, सन, द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इन द अर्थ। मतलब कि जो अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी है उसमें से ऑलमोस्ट सभी एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है, यानी सन से वो एनर्जीज आती है, ठीक है। क्लियर? जो सन होता है, इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, कि सभी प्लैनेट्स के लिए जो हीट और लाइट है वो हम उन्हें उन सभी प्लैनेट्स को सन से मिलती है, यानी सन ही एक मेन सोर्स है किसका, हीट एंड लाइट का, फॉर ऑल दी प्लैनेट्स। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा सन के बारे में था। अब सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वन बाय वन हम उन सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी स्टार्स की तरह नजर आते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं वो उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो ट्विंकल करते हुए हमें शो नहीं होते हैं, ठीक है। बल्कि जो उनके ऊपर सनलाइट फॉल होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट करके हम उनको, उस सनलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन प्लैनेट्स को थोड़ा देख पाते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये है कि जो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल, की अगर आप ये देख, आप अगर आसमान में रात को देखते हैं तो आपको स्टार और प्लैनेट्स में कोई फर्क नहीं नजर आता ज़्यादातर, मोस्टली। तो अगर आप उसमें क्या करना चाहते हैं, डिफरेंस देखना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसका एक मेथड है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो कभी भी ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ये भी अपनी पोजीशन को स्टार्स के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करते रहते हैं। इज इट क्लियर? अब आगे हम पढ़ते हैं ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिट के बारे में। क्या ऑर्बिट के बारे में, क्या है ऑर्बिट, ध्यान से सुनिए कि जो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट है वो क्या है, एक प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो प्लैनेट जिस डेफिनेट पाथ पे मूव कर रहा है, यानी इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, कि वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसका नाम क्या होता है, ऑर्बिट। क्या होता है? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या है, एक सर्कुलर पाथ है या इलिप्टिकल पाथ आप उसको बोल सकते हैं, यानी एक डेफिनेट पाथ है जिसमें जो सभी प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। आगे जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मतलब कि जो हर एक प्लैनेट है वो एक रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट करता है, कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो वो जो टाइम टेकन है, विच इज टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उस ऑर्बिट का। जिस भी ऑर्बिट के, सॉरी, जिस भी हम प्लैनेट के टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि उसने, उस प्लैनेट ने एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट किया है, तो वो जो टाइम है वो उस प्लैनेट का क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो इंक्रीज होता है कैसे, एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेस फ्रॉम द सन, यानी जो प्लैनेट सन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो उनका टाइम पीरियड जो होगा रिवॉल्यूशन का सन के चारों तरफ, वो भी क्या होगा, बढ़ता चलेगा। क्योंकि जब वो लार्ज डिस्टेंस पे होंगे तो लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगा, उनका लार्ज रेडियस हो जाएगा, तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है।
अब जो स्टार्स हमारे पास, ये हमारा कुछ इसके बारे में बेसिक था, प्लैनेट्स के बारे में। ऑर्बिट हमने पढ़ा और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि हमें पता है कि सन के चारों तरफ जो होता है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें इसी तरीके से, जैसे कि ये पिक्चर में घूम रहा है, देखिए जो इसकी ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। उसी तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो सन के चारों तरफ किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो साथ साथ वो इसी तरीके से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो प्लैनेट होता है वो वन रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो उसका क्या होता है, पीरियड ऑफ रोटेशन। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं, अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बॉडीज ऐसी भी होती हैं जो क्या होती हैं, जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। तो उन बॉडीज को, यानी कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी जो किसी अदर कैलेस्ट्रियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो उसका क्या होता है, सैटेलाइट होता है। क्या होता है, सैटेलाइट। अब देखिए, अब मैंने बोला कि एक कैलेस्ट्रियल बॉडी अगर किसी दूसरी कैलेस्ट्रियल बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो उस कैलेस्ट्रियल बॉडी की क्या होगी, सैटेलाइट होगी, या हम उसको बोलते हैं कि वो मून्स होगी। क्या बोलेंगे हम, या तो उनको कि क्या ये कि मून्स होंगे वो। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सन के लिए उनके सैटेलाइट हो गए, यानी मून हो गए। ऐसे ही जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके चारों तरफ भी कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडी जो मूव करती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो उनके सैटेलाइट्स हो गए। तो उसी तरीके से जो अर्थ है, अर्थ का भी एक सैटेलाइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून। क्या बोलते हैं, मून। तो जो मून है वो अर्थ का क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। जो मून है वो क्या है, इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, हमारे पास कुछ मैनमेड सैटेलाइट्स भी आते हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। हम सैटेलाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लैनेट जो सबसे पास है सन के, वो है हमारे पास मरकरी। अब देखिए, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह, आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, बुध ग्रह। तो जो ये प्लैनेट मरकरी है इज़ नियरेस्ट टू द सन, ये सबसे नियरेस्ट है। ये सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट प्रेजेंट है उसमें सबसे छोटा है। ठीक है, इसीलिए जो मरकरी है वो सन के पास है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। देखो, कई बार हमें पता नहीं लगता, कई बार इसको मतलब ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बुध ग्रह को, जो मरकरी है, क्योंकि ये सन के बहुत पास है, तो सन की जो ब्राइटनेस आती है उसकी ग्लेर में क्या हो जाता है, छुप जाता है। तो इसीलिए इसको कई बार ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल होता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन। की होरिजन के पास जब सनराइज होता है या सनसेट के जस्ट बाद, सनराइज होने से पहले, जस्ट पहले, और सनसेट होने के जस्ट बाद आप बुध ग्रह जो होता है, मनी मरकरी जो होता है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ विजिबल होता है, जो ये हमारा बुध ग्रह होता है, इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस। ये जो प्लेनेट है ये उन जगहों पर विजिबल होता है जहाँ पर जो व्यू होता है ओरिजिन का, उसके रास्ते में जो बड़े बड़े पेड़ या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना आए। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा कुछ मरकरी के बारे में था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना ही भूल गई कि जो मरकरी होता है उसका कोई सैटेलाइट नहीं होता, यानी मरकरी के चारों तरफ कोई भी कैलेस्ट्रियल बॉडी नहीं है जो रिवॉल्व करती हो मरकरी के चारों तरफ, यानी मरकरी का कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मून नहीं होता। ठीक है, अब सेकंड हम पढ़ते हैं वीनस। क्या पढ़ेंगे? वीनस। तो देखिए वीनस क्या होता है। जो वीनस है वो अर्थ का क्या है, अर्थ के पास, अगर हम बोले कि अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो वीनस है, शुक्र है। और सन के पास सबसे पहले है बुध यानी मरकरी, फिर उसके बाद हमारा शुक्र आता है। ठीक है, ये नाइट स्काई में, यानी रात को जब आप आसमान में देखेंगे तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट होगा जो वीनस होता है। ठीक है, साथ ही साथ समटाइम्स जो वीनस होता है अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई,
कि कई बार आप देखेंगे जो वीनस है वो ईस्टर्न स्काई में सनराइज से पहले नज़र आता है, समटाइम्स वो वेस्टर्न स्काई में सनसेट के आफ्टर, मतलब जस्ट आफ्टर सनसेट वेस्टर्न स्काई में जो वीनस है वो नज़र आता है। इसीलिए इसको कई बार मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। क्या बोलते हैं, जो वीनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वीनस होता है बिफोर सनराइज ईस्टर्न स्काई में नज़र आता है, और कई बार जब सनसेट हो जाता है तो वेस्टर्न स्काई में जैसे सनसेट होता है उसके बाद दिखाई देता है। तो इसीलिए जो वीनस होता है उसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी के कोई मून और सैटेलाइट नहीं थे, उसी तरह जो वीनस है उसका भी ना तो कोई मून है ना ही कोई सैटेलाइट है। ठीक है, जो वीनस की रोटेशन है अपनी एक्सिस के अबाउट वो थोड़ी अनयूजुअल है, मतलब कि जो ये है, ये जो वीनस होता है ये अपनी एक्सिस के अबाउट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। कैसे मूव करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, लेकिन जो अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, यानी अर्थ की रोटेशन से बिल्कुल अपोजिट है वीनस की रोटेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो वीनस है। हाँ, जो वीनस है आप उसको टेलीस्कोप से अगर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, और वीनस के जो फेजेस नज़र आते हैं, जैसे कि मून के फेज नज़र आते हैं ना अलग अलग, ऐसे हमें वीनस के जो फेसेस है वो भी नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेनेट है वो हमारे पास है अर्थ। अब इसके बारे में तो आप सबको पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी बोलते हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसपे एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसपे लिविंग बींग्स रहते हैं। कुछ स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। की अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूशन क्यों है, लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, वो उनका इन्वायरमेंट है कि जो इन्वायरमेंट है वो रिलायबल है, मतलब कि इन्वायरमेंट जो ज़रूरी होता है, जो सही रहता है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट कंडीशंस यहाँ पर अर्थ के ऊपर है, जिससे कि यहाँ पर क्या है, जीवन है, यहाँ पर लोग रह पाते हैं, लिविंग बींग रह पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो ये दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल राइट डिस्टेंस पे होता है सन से, सो डैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, ताकि अर्थ के ऊपर एक टेम्परेचर रेंज सही बना रहे, जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो भी सही रहे, और सुटेबल एटमॉस्फेयर रहे, और ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, मतलब ओजोन लेयर जो हमें सन की हार्मफुल लेयर से बचाती है, यूवी रेज, उनका भी ब्लैंकेट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये है कि जो अर्थ होता है, कि अर्थ के ऊपर आपको पूरा प्रॉपर क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल चीज़ें, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन, कुछ कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आपको पता है कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से ओजोन लेयर में भी होल होता जा रहा है, जिससे हार्मफुल रेज डायरेक्ट सन से हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर आ रही हैं। इससे जो एनिमल्स हैं उनको स्किन कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, आगे स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो वो हमें ब्लू और ग्रीन कलर की नज़र आती है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ का सरफेस पे जो लैंड मास और वाटर है वहाँ से सनलाइट की रिफ्लेक्शन होती है। जैसे सनलाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से अगर स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू और ग्रीन कलर का नज़र आता है। ठीक है, अब आगे जो है कि जो एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, यानी जो इन ऑर्बिट्स, जो अर्थ का ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ पे कुछ टिल्टिंग होती है, कुछ टिल्ट है। ठीक है, तो जो ये टिल्ट है ये किसका कारण होता है, जो अर्थ के ऊपर सीजन का चेंज होता है, जो चेंज ऑफ सीजन की, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज ऑफ सीजन है अर्थ के ऊपर वो किसकी वजह से है, जो टिल्ट होती हैं, जो टिल्ट आती है, मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन ऑफ ऑर्बिट के, प्लेन ऑफ इट्स उस अपने ऑर्बिट के प्लेन के, वो थोड़ा सा उसकी तरफ किसी एंगल से है, मतलब थोड़ा उसकी तरफ टिल्ट हुई हुई है। तो इसी टिल्ट की वजह से ही जो सीजन्स है अर्थ के ऊपर वो चेंज होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो मरकरी है और वीनस है इनके पास किसी भी तरह का कोई सैटेलाइट नहीं है, लेकिन जो अर्थ है उसके पास, हमारे पास एक नेचुरल क्या है, जो अर्थ है उसके पास क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका क्या नाम है, मून। क्या नाम है, मून। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मार्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। क्या बोलते हैं इसको हम, मंगल ग्रह। तो जो नेक्स्ट प्लेनेट है, द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के ऑर्बिट से थोड़ा दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलते हैं हम उसको, मार्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, ये स्लाइटली अगर हम आसमान में दिखता है मंगल ग्रह तो वो थोड़ा रेडिश कलर का नजर आता है, इसीलिए जो मार्स है इसको, इसका दूसरा नाम है रेड प्लैनेट, इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट। अब देखो वीनस और मरकरी के पास एक भी
प्लेनेट, एक भी सैटेलाइट नहीं था। अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और जो मार्स है उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है। अब मार्स के पास क्या है, 2 नेचुरल सैटेलाइट। अब मंगलयान, और ये जो इस बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट बात बता रखी है एंगल की, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लैनेट है हमारे पास जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। ये कम से कम क्या है, इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ यानी 1300 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है, ठीक है। इतना बड़ा प्लेनेट है जो जुपिटर का, जो हमारा जुपिटर है यानी जो बृहस्पति हमारा प्लेनेट है, इसका जो मास है वो 318 टाइम्स क्या है, अर्थ के मास से बड़ा है, ठीक है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, ये अपनी एक्सिस के अबाउट बड़ी तेजी से मूव कर जाता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा अब यहाँ पर कि जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है, साथ ही साथ जो जुपिटर होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो फेंट रिंग्स अराउंड इट, इसके आसपास रिंग्स भी होती हैं, ठीक है। जो जुपिटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है स्काई में, अगर आसमान में आप देख सकते हो, और टेलीस्कोप की हेल्प से आप इजीली जो जुपिटर होता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और जो इसके मून होते हैं, इसके मून जो है वो 4 है, 4 ऑफ इट्स लार्ज मून, जो उनके मून है वो कितने हैं इसके, जो इसके 4 हैं जुपिटर के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब सैटर्न के बारे में। सैटर्न को हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह, ठीक है। जुपिटर के बाद सैटर्न है जो येलोइश कलर का नजर आता है हमें आसमान में, ठीक है। जो सोलर सिस्टम में ये सबसे यूनिक है, जो सैटर्न है इसकी जो शेप है सबसे यूनिक है। क्यों है, क्योंकि जो सैटर्न है शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ कुछ ब्यूटीफुल रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसको यूनिक बनाता है पूरे प्लैनेट्स के बीच में, ठीक है। ये जो रिंग्स होती हैं ये विजिबल नहीं होती विद नेक्ड आई, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें स्मॉल टेलीस्कोप की जरूरत होती है। किसके लिए स्मॉल टेलीस्कोप की जरूरत होती है, जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ जो रिंग्स बनी है, देखिए पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। जो सैटर्न होता है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्या है, सैटर्न के पास सैटेलाइट है। इज इट क्लियर, ठीक है। देखिए शेप बना रखी है, इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये सैटर्न की जैसी शेप है। इज इट क्लियर। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, यूरेनस एंड नेपच्यून। हाँ, यहाँ पर जो सैटर्न था इसके बारे में कुछ एक पर्टिकुलर बात है कि जो सैटर्न होता है, जो वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न है इज दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट। सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इसमें डेंसिटी जो है, ठीक है, जो इसकी एयर जो यहाँ प्रेजेंट है लेस डेंस है ये, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है, आप देख लीजिए अब कितनी कम डेंसिटी है शनि ग्रह के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेनस और नेपच्यून। ये जो यूरेनस और नेपच्यून 2 प्लैनेट जो हैं इसको आउटर मोस्ट प्लैनेट बोला जाता है अर्थ का, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, अर्थ से भी और सन से तो ऑब्वियसली, ठीक है। लाइक वीनस, जो यूरेनस होता है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, यानी रोटेट, जैसे कि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो यूरेनस है वीनस की तरह वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। जो सबसे रिमार्केबल फीचर है यूरेनस का वो ये है कि इसके पास हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस होती है, कि जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है काफ़ी ज़्यादा टिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, टिल्ट है। तो ये हमारा यूरेनियस और नेपच्यून के बारे में था। तो ये सब हमने यहाँ पर हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, हमने सभी 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। और आपने देखा कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो है ये सन के बहुत पास है और इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। जो अदर 4 प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर हमारे पास हुआ, सैटर्न हुआ, यूरेनस हुआ और नेपच्यून, ये जो है ये सन से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। जो हमारे पास इनर प्लैनेट है यानी जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है, इनके पास कुछ ही मून्स होते हैं, यानी कुछ ही नेचुरल सैटेलाइट है इनके पास। लेकिन जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनियस है और नेपच्यून है, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, इनके पास सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स। तो आज हमने इस वीडियो में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा। अब हम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आज आपको हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।